नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एजुकेशन हब के ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीषा साहू आपके साथ जुड़ी हुई हूँ छत्तीसगढ़ के अध्ययन को लेके, जिसमें छत्तीसगढ़ के हमने बहुत सारी कक्षाएं कर ली हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन या फिर छत्तीसगढ़ का भूगोल हमने पूर्ण कर लिया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की संस्कृति को हमने देखा, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ की नृत्य गीत, छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख मेले लगते हैं, छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार, चैत्र माह से लेके जो फागुन माह तक के प्रमुख तीज त्यौहार हैं, उससे रिलेटेड जो जो उसके पीछे की मान्यता है, या फिर उसमें जो विशेष पर्व में विशेष जो फूड बनते हैं या फिर व्यंजन बनते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके साथ ही हमने जो है छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्रों को जाना। इसके बाद हमने अपने कक्षा में छत्तीसगढ़ के इतिहास को प्रारंभ किया था, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ के जो है सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण काल हमने छत्तीसगढ़ के इतिहास को जो है पाषाण काल से चालू करके हमने छत्तीसगढ़ के इतिहास को जो है मौर्य काल तक पूर्ण किया था हमने पिछली कक्षा में। इस अगर आपने उस पिछली कक्षा को नहीं देखा है तो जाकर देखिए, फिर आज हम उसी कक्षा को जो है आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम जो है छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को आज पूर्ण करेंगे। आज आज के क्लास में हम छत्तीसगढ़ के तीन जो राजवंश थे, जिसमें जो है वाकाटक वंश, गुप्त वंश और नल वंश, इन तीनों का एक साथ जो है तुलना करके तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम चालू करते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो हमने पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा है उसको आज थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो है आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पाषाण काल। हमने देखा था कि पाषाण काल में कहाँ कहाँ कौन कौन से जो है स्थल जो है छत्तीसगढ़ से मिले हैं, जिसमें हमने देखा था सबसे ज़्यादा कहाँ मिला है, रायगढ़ जिले से मिला है। इसलिए रायगढ़ जिले को क्या कहा जाता है, रायगढ़ जिले को शैलाश्रयों का गढ़ कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था शिघनपुर की पहाड़ी देखी थी, कबरा पहाड़ देखा था, है ना, सिघनपुर। इसके बाद क्या देखा था, कबरा पहाड़ देखा था। ऐसे करके हमने बहुत सारे जो है पाषाण काल का जो है स्थल देखा था, और हमने इसको जो तीन भाग में, चार भाग में बांटा था, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल के बाद हमने देखा कि सिंधु काल का कोई भी साक्ष्य जो है, सिंधुकालीन कोई भी साक्ष्य जो है छत्तीसगढ़ से नहीं मिलता है ना। सिंधु घाटी जो सभ्यता है या फिर सिंधु काल है, इसका कोई भी जानकारी छत्तीसगढ़ में नहीं मिलती, क्योंकि इसका विस्तार कहाँ तक था, इसका विस्तार जो सिंधु नदी है और उसकी सहायक नदी है वहां तक ही देखने को मिलता है, ज्यादातर भारत के उत्तरी क्षेत्र में देखने को मिलता है। उसके बाद हमने देखा क्या, वैदिक काल। तो वैदिक काल को हमने दो भागों में बांटा था, जिसमें उत्तर वैदिक काल और जो है पूर्व वैदिक काल, या फिर जिसको क्या बोलते हैं, रिंग वैदिक काल। तो रिंग वैदिक काल में इसका कोई भी साक्ष्य जो है छत्तीसगढ़ का नहीं मिलता है। उसके बाद हमने देखा क्या, उसके बाद हमने देखा महाजनपद काल। कौन सा काल, महाजनपद काल। देखो क्या होता है, वैदिक काल के बाद जब जो हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, भारत में जो है उत्तर वैदिक काल में ही क्या करते हैं, लोहे की खोज करते हैं। ठीक है, तो जब लोहा धातु मिल जाता है तो उसके साथ ही क्या होते हैं, जो छोटे छोटे जन होते हैं, कबीला होते हैं, वो कबीला क्या करते हैं, औजार बनाते हैं। औजार के साथ ही कृषि का जो है कार्य अच्छे तरीके से, या फिर जो है एक प्रोसेस के थ्रू एक अच्छे व्यवस्थित रूप से क्या करते हैं, कृषि को कार्य करना प्रारंभ करते हैं। तो इसी के साथ क्या होता है, उत्तर वैदिक काल में जो जन होते हैं वो महाजनपदों में बदल जाते हैं। इस तरीके से पूरे भारत को, या फिर पूरे भारत में जो है 16 महाजनपद जो थे उस समय देखने को मिलते हैं। तो उसी 16 महाजनपदों का काल ही क्या कहलाता है, महाजनपद काल कहलाता है। तो महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ जो था वो कौन से महाजनपद में आता था, तो वो आता था छत्तीसगढ़। किसमें आता था, छत्तीस गढ़ महाजनपद में, या चेदी महाजनपद में आता था। किसमें आता था, चेदी महाजनपद में आता था, जिसे छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा महाजनपद काल के बाद हमने क्या देखा, महाजनपद काल के बाद हमने महाकाव्य महाकाव्य का काल देखा था, है ना, महाकाव्य का काल, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, रामायण काल और महाभारत काल। इसमें दो हमने पढ़ा था, एक रामायण काल जिसमें राम वनगमन पथ को पढ़ा था, है ना। उसके बाद आता है महाभारत काल। ठीक है, तो इन दोनों काल के माध्यम से हमने कहा कौन कौन सा जो स्थल है छत्तीसगढ़ में जो यहाँ से मिला हुआ है उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो इसमें हमने राम वनगमन पथ के बारे में पढ़ा था,
जो कि पूर्व सरकार की क्या थी, एक महत्वपूर्ण योजना थी, राम वन गमन पथ, ठीक है, जिसमें राम जी ने जहाँ जो स्थानों से राम जी जो गए हैं उस स्थलों को जो है चिन्हांकित करके उसमें विकसित किया जा रहा था, ठीक है, पर्यटक क्षेत्र के रूप में। फिर हमने महाभारत काल देखा, महाभारत काल के बारे में ही कौन कौन से स्थल है, जैसे सिरपुर हो गया है ना, आरंग हो गया, इन सब के बारे में पढ़ा। इन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा हमने विस्तार पूर्वक चर्चा जो है अपने पूर्व के क्लास में किया है। आज हम सिर्फ जो इसमें से महत्वपूर्ण जो बिंदु है या फिर हम इसमें आज रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हमें जो कहानी है इतिहास से जुड़ी हुई वो क्या हो, हमें कंटिन्यू रहे या फिर हमें बोर ना लगे, ठीक है। तो इतना हमने देखा था। उसके बाद हमने कौन से पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था मौर्य काल। इसमें हमने जो कौन कौन से कहाँ कौन कौन से सिक्के मिले हैं उसके बारे में चर्चा किया था। उसके बाद हमने क्या देखा था, सातवाहन काल देखा था। सातवाहन काल का जो महत्वपूर्ण एक स्थल है जो कि काष्ठ स्तंभ है ना, काष्ठ स्तंभ जो कहाँ से मिला है, ये काष्ठ स्तंभ, जो ये काष्ठ स्तंभ है ये हमें मिला है किरारी से। कहाँ से मिला है, किरारी से। लोचन प्रसाद पांडे जी ने 1921 के आसपास जो है इसकी खोज की थी, और इसमें इसके 24 जो क्या बोलना चाहिए सभासद हैं। मतलब उस समय जो सातवाहन काल के राजा थे उनके जो सभासद थे, मतलब उसके जो अधिकारी थे, उन अधिकारी के बारे में जो है इस किरारी काष्ठ स्तंभ में जो है उल्लेख मिलता है, ठीक है। अभी ये कहाँ है, ये घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा गया है। तो हमने अपनी पिछली कक्षा में इतना तक चर्चा किया था। इसके बाद ही हम क्या करते हैं, आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और आज की क्लास में हम जो है प्रमुख तीन राजवंशों के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से तीन राजवंश हैं, तो देखिए तीन राजवंश कौन कौन से, ये दोनों सब एक दूसरे के क्या करते हैं, समकालीन चलते हैं, ठीक है। तो इसको कंपेयर करके चलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, गुप्त जो है वाकाटक से युद्ध करता है, वाकाटक जो है नल वंश के साथ युद्ध करता है, नल वंश फिर वाकाटक के साथ युद्ध करता है। इस प्रकार क्या करते हैं, ये सब जो है एक दूसरे से युद्ध करते हैं और अपने साम्राज्य को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश नहीं है, ये भारत के जो है राजवंश है। तो क्या होता है उस समय कुछ क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ का इनके शासन के अधीन आता है, इसलिए हम जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास में इनके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, हाँ, तीन राजवंश कौन कौन से हैं। पहला राजवंश जो है वो है क्या, वो है वाकाटक वंश। कौन सा वंश, वाकाटक वंश, ठीक है। वाकाटक वंश जो है महाराष्ट्र में जो गोदावरी नदी बहती है, उस गोदावरी नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, ठीक है, उसके आसपास के क्षेत्र में किसका शासन था, दक्षिण भारत में वाकाटक वंश का शासन था। क्योंकि छत्तीसगढ़ का नीचे वाला हिस्सा गोदावरी अपवाह तंत्र के आसपास आता है ना, ये इंद्रावती नदी बहती है, इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो गोदावरी अपवाह क्षेत्र के आसपास ही कौन सा आता है, जो है वाकाटक वंश जो है इसने शासन किया था। इसलिए छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण वाला भाग है, कौन सा भाग, छत्तीसगढ़ का दक्षिण वाला भाग, मतलब बस्तर संभाग के कुछ जिलों में क्या करते हैं, कुछ स्थल में हमें ये जो है वाकाटक वंश है इसकी जानकारी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद गुप्त वंश, ठीक है। तो गुप्त वंश क्या है, गुप्त वंश ये भारतीय राजवंश है, ठीक है। भारत का जो बोलना चाहिए एक प्रमुख राजवंश है, जो कि मौर्य वंश के बाद जो है एक विस्तृत साम्राज्य की क्या करती है, स्थापना करती है। इसे प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जब भारत के इतिहास को हम पढ़ते हैं तो इसे प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। गोल्डन एरा कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। मेंस का जब पेपर लिखते हैं तो उसमें आता है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल या स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसकी समीक्षा कीजिए करके एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। या फिर किसे स्वर्ण प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, गुप्त काल को कहा जाता है। ये भारतीय इतिहास है। इसमें से एक प्रमुख राजा होते हैं कौन, समुद्रगुप्त। ये जो समुद्रगुप्त होते हैं ये क्या करते हैं, साम्राज्य विस्तार की एक नई नीति लाते हैं, ठीक है। तो ये जब नीति लाते हैं तो इनकी नीति को ही क्या कहा, इनकी नीति और इनके वीरता के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ठीक है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, जब ये साम्राज्य विस्तार
करते हैं, तो दक्षिण अभियान के दौरान, किस अभियान, दक्षिण अभियान के दौरान क्या करते हैं, ये छत्तीसगढ़ से होकर गुजरते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, गुप्त वंश से संबंधित जो प्रमुख स्थल हैं या जो प्रमुख चीजें हमें छत्तीसगढ़ से मिली हैं गुप्त वंश से संबंधित, उसके लिए हम क्या करते हैं, गुप्त वंश को पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नल वंश। नल वंश जो है ये बस्तर के आसपास के क्षेत्र का, कहाँ का, बस्तर, मतलब जो भोपालपट्टनम वाला क्षेत्र है ना, बीजापुर का जो भोपालपट्टनम वाला क्षेत्र है, वहां से लेके ये उड़ीसा के कोरापुर, ठीक है, कोरापुर या कोरापुट के आसपास का क्षेत्र जो है ये नल वंशों का शासन क्षेत्र रहता है। नल वंश में बहुत सारे राजवंश आते हैं, जिसमें से प्रमुख होते हैं अर्थपति भटनागर, है ना, भौदत्त वर्मन, व्याघ्रराज, और एक आते हैं कौन, विलास तुंग आते हैं। विलास तुंग वो राजा थे जिन्होंने 7वीं शताब्दी के आसपास क्या किया था, राजिम के राजीव लोचन मंदिर की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कौन सा वंश, नल वंश। ठीक है, इतना हमने देखा, तो हमने ब्रीफली जो है ओवरव्यू या फिर सामान्य रूप से हमने देख लिया कि हम यहाँ पे आज के क्लास में 3 राजवंशों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से 3 राजवंश हैं, वाकाटक वंश जो कि महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के आसपास शासन करते थे। उसके बाद हमने देखा कौन सा वंश, गुप्त वंश। गुप्त वंश भारत की जो प्रमुख राजवंश थे वो थे, इनकी राजधानी 2 थी, पहली राजधानी थी पाटलिपुत्र, दूसरी राजधानी थी उज्जैनी, जिसे आज उज्जैन नगरी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इसमें एक प्रमुख राजा होते हैं कौन से, समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त होते हैं वो दक्षिण अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ से होके गुजरते हैं और यहाँ के कुछ क्षेत्रीय राजाओं को क्या करते हैं, पराजित करते हैं। उसके बाद हमने देखा नल वंश। नल वंश कौन सा था और कौन से क्षेत्र में शासन करता था, तो नल वंश जो था वो था बस्तर क्षेत्र में, बस्तर क्षेत्र के भोपालपट्टनम और कोरापुट के आसपास जो है शासन क्षेत्र जो इनका था। और इनके जो प्रमुख जो मतलब इनकी राजधानी थी वो कौन सी थी, पुष्करी या कोरापुर इनकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, और ये जो वाकाटक वंश थे ये बाद में जो है नल वंश और वाकाटक वंश के बीच क्या होता है, साम्राज्य विस्तार को लेके युद्ध होता है, जिसमें कुछ राजवंश होते हैं जो एक दूसरे को पराजित करते हैं। ठीक है, फिर राजधानी बदलते हैं, तो इसको हम धीरे धीरे क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ इतना आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आ रहा है हमारा वीडियो तो लाइक जरूर करें। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या आगे क्या है, कौन सा जो है आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं हमारा पहला राजवंश है कौन सा, वाकाटक वंश। कौन सा वंश, वाकाटक वंश। तो सबसे पहले कि वाकाटक वंश की राजधानी कौन सी थी। ठीक है, तो वाकाटक वंश की राजधानी कौन सी थी, तो वाकाटक वंश की राजधानी थी क्या, प्रतिष्ठान। क्या था, प्रतिष्ठान। ठीक है, प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी। ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के आसपास। ठीक है, इतना हमने देखा। उसके बाद देखते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक अलग अलग बुक में अलग अलग मिलते हैं। एनसीईआरटी में इसके संस्थापक विंध्य शक्ति दी गई है। ठीक है, एक बार पीएससी में पूछा गया था कि वाकाटक वंश के संस्थापक कौन है करके, तो विंध्य शक्ति कौन है, इसके संस्थापक है। ठीक है, बाद में इसे विलोपित भी कर दिया गया था, एनसीईआरटी में विंध्य शक्ति दी गई है। ठीक है, तो वाकाटक वंश की संस्थापक कौन है, विंध्य शक्ति है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके राजा कौन थे। ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, छोटे से क्षेत्र में थे कौन, मतलब जब इन्होंने स्थापना की तो सिर्फ एक बोलना चाहिए कि ये पूर्वज के रूप में थे, ये ज्यादा इनकी जो है प्रसिद्धि इन्हें नहीं मिली थी। फिर इनके बेटे होते हैं कौन, इनके बेटे होते हैं कौन, प्रवर सेन। कौन होते हैं, प्रवर सेन। प्रवर सेन जो है इसके बेटे हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही क्या किया था, छत्तीसगढ़ और उसके आसपास में साम्राज्य का क्या किया था, विस्तार किया था। ठीक है, तो साम्राज्य का विस्तार जो करता है वही क्या कहलाता है, वास्तविक संस्थापक कहलाता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि वाकाटक वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो प्रवर सेन आएगा। और अगर वास्तविक न लगा हो, केवल संस्थापक लगा हो, तो क्या आएगा, विंध्य शक्ति आएगा। इतना समझ में आ गया आप सभी को। तो अगर पूछा जाए कि वाकाटक वंश के संस्थापक कौन है, तो संस्थापक है कौन, इसके संस्थापक हैं इसके प्रवर सेन। कौन है, प्रवर सेन। ठीक है, उसके बाद आते हैं रुद्रसेन प्रथम। कौन आएंगे, रुद्रसेन प्रथम। रुद्रसेन के बाद आता है पृथ्वीसेन। कौन आता है, पृथ्वीसेन। इसके क्रम को कभी कभी पूछ दिया जाता है कि किसके बाद कौन आता है करके। ठीक है, तो प्रवर के बाद कौन आता है, रुद्रसेन। रुद्रसेन के बाद पृथ्वीसेन। पृथ्वीसेन के बाद पुनः कौन आता है, रुद्रसेन द्वितीय। कौन आएगा, रुद्रसेन द्वितीय। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका विवाह होता है। ठीक है, अब देखो ये जो वाकाटक वंश था वो दक्षिण भारत में था। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं हम।
ठीक है। ये जो यहाँ पे था गुप्त वंश, कौन सा वंश था? गुप्त वंश था। ठीक है। यहाँ आसपास में कौन सा वंश था? वाकाटक वंश था। ठीक है। अब क्या होता है, ये गुप्त वंश में एक राजा होते हैं। कौन से राजा होते हैं? गुप्त वंश में आते हैं चंद्रगुप्त। ठीक है। चंद्रगुप्त आते हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की। ठीक है। चंद्रगुप्त जो राजा थे, ठीक है, ये चंद्रगुप्त राजा जो हुए, इस चंद्रगुप्त की पुत्री होती है कौन? प्रभावती। कौन होती है? प्रभावती। ठीक है। तो इसकी पुत्री का विवाह किससे होता है? इसका विवाह होता है वाकाटक वंश के राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से। तो रुद्रसेन द्वितीय का विवाह किससे होता है? प्रभावती से। किससे होता है? प्रभावती से। ठीक है। तो प्रभावती से जब इसका विवाह होता है तो इसका क्या होता है? एक वैवाहिक संबंध लग जाता है। ठीक है। तो वैवाहिक संबंध क्यों इंपॉर्टेंट था? उस समय जब राजा जो है विस्तार करते थे तो तीन तरीके की कूटनीति अपनाते थे। एक तो मित्रता करते थे। मित्रता करने के बाद क्या होता है, उस साम्राज्य से कोई और जो है या फिर सामने वाला पक्ष जो है उस पर क्या नहीं करता है? आक्रमण नहीं करता है। इस तरीके से वो सुरक्षित साम्राज्य जो है संचालित कर पाते हैं। दूसरा होता है वैवाहिक संबंध और तीसरा होता है युद्ध। इस तरीके से कूटनीति के द्वारा ही क्या करते थे? कोई भी साम्राज्य की जो है स्थापना होती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किससे करते हैं? रुद्रसेन से करवाते हैं। बाद में इस रुद्रसेन का जो है निधन हो जाता है। ठीक है। बहुत कम उम्र में। तो जब निधन होने के बाद इनके, हाँ, इनकी पुत्र होते हैं कौन? दामोदर सेन। कौन होते हैं? दामोदर सेन। दामोदर सेन को ही और किस नाम से जाना जाता है? प्रवर सेन द्वितीय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? प्रवर सेन द्वितीय के नाम से जाना जाता है। ये प्रवर सेन कौन थे? प्रवर सेन उनके परदाता थे। जो प्रवर सेन प्रथम थे वो क्या करते थे? वो थे वाकाटक वंश के वास्तविक संस्थापक थे। एक सेकेंड, हम पहले क्या कर लेते हैं, इसको एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या? वाकाटक वंश। वाकाटक वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? गोदावरी नदी के आसपास प्रतिष्ठान क्षेत्र में थी। इसके प्रथम जो राजा थे या फिर वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे? प्रवरसेन प्रथम थे। फिर आए रुद्रसेन, फिर पृथ्वीसेन, उसके बाद आए रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय का विवाह होता है किससे? प्रभावती से विवाह होता है। प्रभावती कहाँ की राजकुमारी थी? प्रभावती जो थी गुप्त वंश की राजकुमारी थी। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की क्या थी? पुत्री थी। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? इनका विवाह होता है। विवाह होने के बाद एक पुत्र होता है जिसका नाम क्या होता है? दामोदर सेन, जो कि एक और नाम था इनका प्रवर सेन के हिसाब के नाम से ये क्या करते हैं? सत्ता का संचालन करते हैं। इसी बीच में क्या होता है? ये जो रुद्रसेन होते हैं, इन रुद्रसेन का निधन हो जाता है। ठीक है। तो निधन हो जाता है, उस समय ये क्या होते हैं? ये जो होता है अल्प आयु होते हैं। रुद्रसेन के निधन के दौरान प्रवर सेन जो थे अल्प आयु होने के कारण ये क्या करते हैं? ये संरक्षिका बनकर, कौन? प्रभावती जो होती है वो संरक्षिका बनकर क्या करती है? सत्ता का संचालन करती है। तो सत्ता का संचालन करती है। अभी इनकी किसकी बेटी है? ये गुप्त वंश की संबंधित थी। ठीक है। तो इसी के साथ ही क्या होता है? गुप्त वंश का जो है मतलब गुप्त वंश के अधीन कौन आ जाता है? वाकाटक वंश जो है किसके अधीन आ जाता है? गुप्तों के अधीन आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो राजा थे उनका निधन हो जाता है और प्रभावती क्या करती है? उसका सत्ता का संचालन करती है, इसकी संरक्षिका बनकर। ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो प्रवर सेन द्वितीय है, कौन? प्रवर सेन, जिसका एक और नाम क्या था? दामोदर सेन था। प्रवर सेन द्वितीय। ठीक है। प्रवर सेन द्वितीय, जिसे और किस नाम से जाना जाता था? दामोदर सेन। ठीक है। दामोदर सेन के नाम से जाना जाता है। ये किसके पुत्र होते हैं? ये पुत्र थे किसके? रुद्रसेन द्वितीय के पुत्र थे। ठीक है। रुद्रसेन द्वितीय के पुत्र थे। ठीक है। और किसके नाती थे? ठीक है। और इसकी माता का नाम क्या था? प्रभावती। क्या था? प्रभावती इसकी माता का नाम था। ठीक है। ये जो थी ये कहाँ की राजकुमारी थी? ये गुप्तों से संबंधित थी, है ना? गुप्त से संबंधित थी। गुप्त की राजधानी थी। ठीक है। गुप्तों की क्या थी? ये राजकुमारी थी। तो ये क्या होता है? जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य होते हैं ना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, इनके दरबार में क्या थे? 9 रत्न थे। इन 9 रत्नों में से एक था कौन? कालिदास। कौन था? कालिदास, जो कि महान कवि थे। ठीक है। प्राचीन काल के महान कवि थे। कौन? कालिदास। ठीक है। इन कालिदास जी
जो थे किनके दरबार में थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे कालिदास। इनके राजकवि थे, ठीक है, इनके नौ रत्नों में शामिल थे। तो ये कालिदास जी को भेजा गया, किसके पास भेजा गया? रुद्रसेन द्वितीय के दरबार में, मतलब प्रवर सेन द्वितीय के यहाँ भेजा गया इनकी शिक्षा के लिए। किस लिए? शिक्षा के लिए भेजा गया, ठीक है। तो जब ये शिक्षा के लिए भेजा जाता है तो ये कालिदास जी उत्तर से आते हैं, मतलब पाटलिपुत्र से आते हैं। तो जब ये उत्तर से आते हैं तो प्रवेश करते हैं कहाँ? सरगुजा में, ठीक है। तो जब ये सरगुजा में प्रवेश करते हैं तो सरगुजा में प्रवेश के दौरान क्या होता है? जब ये प्रवेश करते हैं ना तो इन्हें मिलता है कौन सा? रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। इनका आगमन हुआ, ठीक है। तो इनको इनको क्या मिलता है? जब ये आते हैं तो इनको रामगढ़ की पहाड़ी मिलती है, ठीक है। रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? सरगुजा में है, सूरजपुर में है ना रामगढ़ की पहाड़ी। तो इनके द्वारा ही सरगुजा को क्या कहा गया है? स्वर्ग का द्वार कहा गया है, ठीक है। कालिदास जी ने क्या कहा है? कालिदास जी किसकी शिक्षा के लिए आए? तो कालिदास जी इनकी शिक्षा के लिए, प्रवर सेन की शिक्षा के लिए कहाँ आए? छत्तीसगढ़ आए, ठीक है। इनके दरबार में थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। इन्होंने ही रामगढ़ की पहाड़ी में एक अपनी रचना लिखी है, ठीक है। रामगढ़ की पहाड़ी में जो एक रचना है, ठीक है, क्या है? मेघदूतम, ठीक है। मेघदूतम की क्या की है? रचना की है, ठीक है। इसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया है? इसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करने वाले कौन है? मुकुटधर पांडे। कौन है? मुकुटधर पांडे, ठीक है। ये भी छत्तीसगढ़ के एक महत्वपूर्ण क्या है? कवि हैं। इन्होंने ही क्या किया है? छत्तीसगढ़ी में इस कविता का क्या किया है? इनका साहित्य का जो है रूपांतरण किया है छत्तीसगढ़ी में मुकुटधर पांडे जी ने, ठीक है। इसमें इसमें कहाँ पे बैठ के लिखा है? तो इन्होंने रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूतम की रचना की है। पूछा जाता है कि कालिदास जी ने अपनी किस कविता का या फिर किस साहित्य की रचना छत्तीसगढ़ के रामगढ़ की पहाड़ी से की है? तो मेघदूतम जो इनके प्रमुख साहित्य है, इसकी क्या की है? इन्होंने रचना की है, ठीक है। इसका छत्तीसगढ़ी में रूपांतरण किसने किया है? तो मुकुटधर पांडे ने इसका छत्तीसगढ़ी में रूपांतरण किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि कालिदास किसके दरबार में आए हैं? तो किसके दरबार में आए हैं? दामोदर सेन, जिसे प्रवर सेन द्वितीय भी कहा जाता है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित में? वाकाटक वंश के संबंध में इतना जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब इन सब की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इन सब की जानकारी मिलती है प्रभावती के पूना अभिलेख से। किससे? पूना अभिलेख से, ठीक है। उम्मीद करती हूँ इतना आप सभी को समझ में आया होगा, हुआ होगा, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं हम कि हमने क्या पढ़ा। वाकाटक वंश पढ़ा, वाकाटक वंश की राजधानी देखा हमने, कहाँ है वाकाटक वंश की राजधानी? जो है ये है हमारा प्रतिष्ठान के आसपास है इसकी राजधानी। उसके बाद हमने देखा इसके प्रमुख जो राजा थे वो कौन थे? प्रवर सेन प्रथम। कौन थे? प्रवर सेन प्रथम। कौन थे? प्रवर सेन, ठीक है। इस प्रवर सेन को ही क्या करते हैं? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इतना हमने देखा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा क्या? उसके बाद हमने देखा कौन आया? रुद्रसेन द्वितीय आए। कौन आए? रुद्रसेन, ठीक है। इसका विवाह किससे हुआ? इसका विवाह हुआ गुप्त वंश के राजकुमारी प्रभावती से। किससे हुआ? प्रभावती से इसका विवाह हुआ। फिर इसके पुत्र होते हैं कौन? रुद्रसेन द्वितीय। कौन होते हैं? प्रवर सेन द्वितीय। कौन होते हैं? प्रवर सेन द्वितीय, ठीक है। प्रवर सेन द्वितीय के शिक्षा दीक्षा के लिए कौन आते हैं? कालिदास जो है इनकी शिक्षा के लिए इनके दरबार में आते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कालिदास किसकी शिक्षा के लिए छत्तीसगढ़ आए थे? तो प्रवर सेन द्वितीय की शिक्षा के लिए कालिदास जो है कहाँ आते हैं? छत्तीसगढ़ में इनका आगमन हुआ, ठीक है। और इन्होंने किसे स्वर्ग का द्वार कहा? तो इन्होंने रामगढ़ की पहाड़ी में बैठकर क्या की? अपने किताब की रचना की, मेघदूतम की, ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी में, ठीक है। अब प्रभावती, ये सब की जानकारी कहाँ मिलती है? तो पूना अभिलेख में। कहाँ मिलती है? पूना अभिलेख में, ठीक है। ये पूना अभिलेख किससे संबंधित है? तो पूना अभिलेख जो है प्रभावती से संबंधित है, ठीक है। तो इतना हमने किसके बारे में पढ़ा? इतना हमने वाकाटक वंश के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कौन सा वंश? आगे हम देखते हैं गुप्त वंश, ठीक है। उससे पहले हम देखते हैं कि इसमें अंतिम राजा कौन थे। इसके अंतिम राजा थे कौन से? इसके अंतिम राजा हुए हरिसेन, ठीक है। तो वाकाटक वंश के अंतिम राजा कौन थे? हरिसेन।
ठीक, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं गुप्त वंश। कौन सा वंश? गुप्त वंश। ठीक है, अगला कौन सा है? गुप्त वंश। ठीक है, तो गुप्त वंश देखते हैं। गुप्त वंश हम जानते हैं, गुप्त वंश क्या है? भारतीय राजवंश है। ठीक है, हमने देखा था इसकी राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र थी, और एक और राजधानी उज्जैनी थी। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है स्वर्ण युग? क्योंकि इस काल में ही स्थापत्य का स्वर्ण युग था। मतलब इसमें ही हमने क्या किया था? मंदिर बनाना, मूर्ति बनाना प्रारंभ किया था। इसे क्या कहा जाता है? साहित्य के काल का भी स्वर्ण काल कहा जाता है। मतलब देखा जाए तो इस समय जो था पूरा समाज जो था, समाज में क्या थी? संप्रभुता थी। ठीक है, कोई भी कट्टरपंथी नहीं था। समाज के हर वर्ण को क्या किया जाता था? समान रूप से अधिकार दिया जाता था। इसके साथ ही स्थापत्य कला का भी काफी जो है विस्तार या फिर काफी विस्तृत स्थापत्य कला इस समय देखने को मिलती है, जिसमें से एक प्रमुख था कौन सा? नागर शैली। कौन सा था? नागर शैली। ठीक है, उत्तर भारत में जो चलती है मंदिर की शैली, वो कौन सी शैली है? नागर शैली। और ये नागर शैली कब से प्रारंभ हुई है? तो गुप्त काल से प्रारंभ हुई है। ठीक है, इसी समय जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, उनके दरबार में कौन रहते थे? नवरत्न रहते थे, जिसमें से एक प्रमुख थे कौन? कालिदास जी थे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसके संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त संस्थापक थे। ठीक है, श्रीगुप्त कौन थे? इसके संस्थापक थे। फिर आते हैं कौन? चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त ने जब अपनी जो राज्याभिषेक कराते हैं, उस समय इन्होंने जो प्रारंभ किया उसे क्या कहा जाता है? गुप्त संवत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुप्त संवत। ठीक है, तो गुप्त संवत किसके राज्याभिषेक के बाद प्रारंभ होता है? तो चंद्रगुप्त के राज्याभिषेक के बाद जो है ये जो गुप्त संवत है ये प्रारंभ होता है। उसके बाद इनके पुत्र होते हैं, पुत्र के पुत्र होते हैं। इनके बाद आते हैं रामगुप्त। कौन आते हैं? रामगुप्त। ठीक है, रामगुप्त शक से युद्ध करते हैं और युद्ध को हार जाते हैं। फिर जो शक होते हैं, इनकी पत्नी को जो है बंदी बना के ले जाते हैं। किसकी पत्नी को? रामगुप्त की पत्नी को। फिर इनकी पत्नी को छुड़वाते कौन है? इनकी पत्नी को छुड़वाते हैं जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य होते हैं, ये जो होते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो होते हैं, ये क्या करते हैं? जो शक होते हैं, है ना, भारत में उस समय एक वंश जो है शासन करता था जिसे शक वंश कहा जाता था। उन शक को पूरी तरीके से समाप्त करके, मतलब उसके जो अंतिम राजा थे उसको, उसकी हत्या करके क्या करते हैं? शक को पूरी तरीके से भारत से क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। और एक उपाधि धारण करते हैं, कौन सा? शकारी। सकारी नामक उपाधि धारण करते हैं और उज्जैनी को क्या करते हैं? राजधानी बनाते हैं। ठीक है, तो ये विक्रमादित्य हो गए। विक्रमादित्य से पहले हम पढ़ते हैं कौन सा? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? समुद्रगुप्त पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे जो गुप्त वंश के प्रमुख शासक थे कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है, ये समुद्रगुप्त जो थे, इन्हें भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, अब नेपोलियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो थी पूरे संपूर्ण भारत को जीतने के लिए क्या किया था? योजना बनाया था। और ऐसा कहा जाता है कि एक भी ऐसा युद्ध नहीं था जिसमें समुद्रगुप्त जो थे वो पराजित हुए थे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? एक अभियान चलाते हैं, दो अभियान, मतलब जो भारत है, ठीक है, जो भारत है, ठीक है, भारत के उत्तर में और दक्षिण में जो राजाएं थे प्रमुख, ये यहाँ पे रहते थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आसपास इनकी राजधानी थी गुप्तों की। तो ये संपूर्ण उत्तर को जीतने के लिए और दक्षिण को जीतने के लिए जो है प्रमुख जो है योजना बनाते हैं। उत्तर को उत्तरापथ अभियान, ठीक है, और दक्षिण के राजाओं के लिए दक्षिणापथ अभियान चलाते हैं। ठीक है, तो उत्तर के 9 राजा और दक्षिण के 12 राजाओं को क्या करते हैं? ये पराजित करते हैं। कौन? समुद्रगुप्त। इसीलिए क्या कहा जाता है इसे? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इस साइड आठवीं राजवंश थे, इनको हराते हैं। इसके बाहर जो राजा थे उनको हराते हैं। इस तरीके से ये जो है भारत को एक विस्तृत साम्राज्य के रूप में संपूर्ण भारत में क्या करते हैं? शासन करते हैं। कौन? गुप्त। ठीक है, उसमें एक प्रमुख कौन होते हैं? समुद्रगुप्त। ठीक है, ये समुद्रगुप्त थे
जिनके कौन थे, हरिसेन, इनके दरबारी कवि थे। कौन, हरिसेन। ठीक है, हरिसेन क्या थे, इनके कवि थे, दरबारी कवि। ठीक है, इन्होंने जो इनकी प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति। अब प्रयाग प्रशस्ति मतलब क्या है, प्रयाग नामक स्थान पे, ठीक है, प्रयाग मतलब इलाहाबाद, इलाहाबाद के आसपास जो प्रयाग है, जो संगम है, ठीक है, कौन से, यमुना नदी, गंगा नदी और सरस्वती नदी का, जहाँ अभी क्या हुआ है, अपन का महाकुंभ लगा था, उसी वाले स्थान पे क्या है, एक मतलब मौर्य काल जब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इतिहास में, तो उस समय होते हैं अशोक। ठीक है, अशोक जो मौर्य होते हैं वो क्या करते हैं, एक अभिलेख लिखते हैं। ठीक है, उस अभिलेख को रानी अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, जो कहाँ पे स्थित है, प्रयाग में। उसी प्रयाग के अभिलेख में राजा जो समुद्रगुप्त होते हैं, उनके जो भी अभियान थे, उन अभियानों का वर्णन मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, और इसका उल्लेख कौन करते हैं, हरिसेन। हरिसेन, और इसकी शैली क्या होती है, चंपू शैली। कौन सी शैली, चंपू शैली। कौन सी शैली, चंपू शैली। ये सब पूछा जाता है, इसलिए इसे बार बार मैं बोल रही हूँ या फिर बार बार आपको बता रही हूँ कि चंपू शैली में कहाँ पे लिखा है, किसकी प्रशस्ति चंपू शैली में है। तो चंपू शैली में जो हरिसेन थे, दरबारी कवि समुद्रगुप्त के, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा है। ठीक है, अब इसी प्रयाग प्रशस्ति में इन्होंने इसके उत्तरापथ अभियान, दक्षिणापथ अभियान और आठवीं प्रदेश, इन सब का क्या किया है, उल्लेख किया है। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद हम क्या देखते हैं, समुद्रगुप्त जो है जब दक्षिण अभियान के लिए जाते हैं, अब ये रहा दक्षिण, अब इसी आसपास में क्या है, छत्तीसगढ़ है ना, तो ये जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ से भी क्या करेंगे, समुद्रगुप्त जो है गुजरेंगे। तो जब ये गुजरते हैं, ठीक है, जब ये यहाँ से जाते हैं, तो इस समय जो है यहाँ पे उत्तर छत्तीसगढ़ में, मतलब मध्य में, छत्तीसगढ़ का जो मैदानी वाला हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे, और छत्तीसगढ़ के दक्षिण वाले हिस्से में, ठीक है, तो यहाँ पे कौन से वंश थे, यहाँ पे थे नल वंश। जब समुद्रगुप्त यहाँ से जाते हैं तो इस समय कौन थे, नल वंश जो थे बस्तर में थे, और यहाँ पे थे कौन सा वंश, सरभपुरी वंश। कौन सा वंश, सरभपुरी वंश। ठीक है, सरभपुरी वंश। तो इन दोनों वंश के जो राजा थे, ठीक है, ये जो सरभपुरी वंश के राजा थे कौन, महेंद्र सेन। कौन थे, महेंद्र सेन। कहीं कहीं पे इसे वाकाटक वंश के राजा कहते हैं, कहीं कहीं पे इसे महेंद्र सेन को सरभपुरी राजवंश के राजा भी कहा जाता है। अगर आप अमरोहित की किताब पढ़ेंगे तो वहां पे इसे सरभपुरी वंश के राजा के रूप से चिन्हांकित किया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नल वंश के कौन थे शासक, व्याघ्र राज। कौन थे, व्याघ्र राज। कौन थे, व्याघ्र राज। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग देखने को मिलता है। नल वंश के जो शासक थे कौन, व्याघ्रराज। व्याघ्रराज और महेंद्र सेन। महेंद्र सेन के राजवंश को वैसे स्पेशली डिफाइन नहीं किया जा सकता कि ये राजवंश जो था सरभपुरी राजवंश था। ठीक है, ये एक राजा थे जो छत्तीसगढ़ में शासन करते थे। कौन, महेंद्र सेन, और एक थे व्याघ्रराज जो कि नल वंश के शासक थे। इन दोनों ही को क्या किया जाता है, समुद्रगुप्त के द्वारा पराजित किया जाता है। ठीक है, पराजित होने के बावजूद जो समुद्रगुप्त थे, इसे गुप्तों में, गुप्त वंश में या फिर गुप्त साम्राज्य में शामिल नहीं करते, बल्कि इसे क्या कर देते हैं, टैक्स के द्वारा छूट दे दी जाते हैं, और इन लोग क्या करते हैं, अपने अलग से शासन करते हैं। ये दोनों चीजें समझ में आई। तो समुद्रगुप्त जब यहाँ से गुजरते हैं, तो ये रहा उत्तर भारत से दक्षिण भारत जब आते हैं, तो यहाँ पे महेंद्र सेन को हराते हैं। ठीक है, महेंद्र सेन कहाँ थे, छत्तीसगढ़ में शासन करते थे, और छत्तीसगढ़ के दक्षिण में नल वंश शासन करते थे। नल वंश किसको हराते थे, ये व्याघ्र राज को हराते हैं। ठीक है, व्याघ्र राज को ये हराते हैं। इतना समझ में आया। ठीक है, तो ये व्याघ्र राज को जब हराते हैं तो एक सिक्का चलाते हैं जिसे बोलते हैं व्याघ्र हंता। ठीक है, व्याघ्र हंता करके एक सिक्का चलाया जाता है समुद्रगुप्त के द्वारा। ठीक है, उसके साथ क्या होता है, ये जब जाते हैं तो महानदी के तट पे विश्राम करने के लिए रुकते हैं। ठीक है, तो ये महानदी है, महानदी के तट पे क्या करते हैं, ये विश्राम करने के लिए रुकते हैं। ठीक है, तो जिस स्थल में रुकते हैं, ऐसी मान्यता है कि जिस स्थल में ये रुकते हैं उस स्थल के आसपास का नाम किस नाम पे पड़ गया, समुद्रगुप्त के नाम पे ही उस नाम को माना जाता है कि उसका नाम पड़ा है, वो है महासमुंद। क्या नाम पड़ा है, महासमुंद। ठीक है, महासमुंद का नाम समुद्रगुप्त के नाम पे पड़ा है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब यहीं पे जब ये रुकते हैं तो अपनी पत्नी के याद में या फिर अपनी पत्नी को समर्पित एक शिव मंदिर की स्थापना करते हैं। ठीक है, शिव मंदिर का निर्माण करवाते हैं।
ठीक है, जो कि कहाँ है, सिरपुर में। जब हम पंचकोसी यात्रा करते हैं तो उस पंचकोसी यात्रा के दौरान एक जो शिव मंदिर मिलता है, उस शिव मंदिर की स्थापना किसने की है, समुद्रगुप्त के द्वारा कराई जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया आप सभी को? कौन से स्थान पे, कोपरा, महासमुंद सिरपुर के आसपास कोपरा नामक स्थान पे क्या करते हैं, शिव मंदिर की स्थापना करते हैं अपनी पत्नी के लिए, या फिर अपनी पत्नी को समर्पित, या फिर उनकी याद में एक जो इस मंदिर की स्थापना करते हैं उनका नाम क्या था, कोपरा के स्थान पे एक शिव मंदिर की स्थापना करते हैं। महासमुंद का नाम जो है इनके नाम पे ही पड़ता है। और यहाँ के दो राजा, कौन कौन से दो राजा, महेंद्र सेन और नलवंशी राजा व्याघ्रराज को ये क्या करते हैं, पराजित करते हैं। ठीक है, इतना हमने देखा। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है चंद्रगुप्त। कौन आते हैं अब, चंद्रगुप्त। हमने देखा चंद्रगुप्त की पुत्री का विवाह होता है वाकाटक नरेश से, है ना। कौन थे, रुद्र सेन द्वितीय। कौन थे, रुद्र सेन द्वितीय से विवाह होता है। इनका निधन हो जाता है। निधन होने के कारण ही प्रभावती क्या करती है, संरक्षिका बनती है, अपने पुत्र की संरक्षिका के रूप में क्या करती है, शासन करती है ना। उसके बाद क्या होता है, अंत में इसका क्या हो जाता है, विलय हो जाता है, किसमें, गुप्तों में। ठीक है, इतना हमने देखा था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, कुमार गुप्त। नेक्स्ट कौन आते हैं, कुमार गुप्त। कौन आते हैं, कुमार गुप्त। इनके सिक्के कहाँ से मिले हैं, कुमार गुप्त के सिक्के मिले हैं आरंग से। ठीक है, कहाँ से मिले हैं, आरंग से सिक्के मिले हैं कुमार गुप्त के। फिर आते हैं कौन से, भानुगुप्त। कौन सा आता है, भानुगुप्त। ठीक है, भानुगुप्त आते हैं। भानुगुप्त का एक जो है क्या है, इनका एक प्रशस्ति है या फिर इनका एक अभिलेख है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, एरण अभिलेख। क्या कहा जाता है, एरण अभिलेख। ठीक है, ये जो एरण अभिलेख है, ठीक है, क्या है, एरण अभिलेख। एरण अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है, सरबपुरी राजा थे, सरबराज। कौन है, सरबराज। ठीक है, इनका उल्लेख मिलता है। मतलब छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्रीय राजवंश होते हैं, पहले राजवंश, ठीक है, सरब वंश, सरबपुरी वंश, सरबपुरी वंश के संस्थापक थे सरबराज। उस सरबराज का उल्लेख कहाँ मिलता है, भानुगुप्त के एरण अभिलेख में। ठीक है, किसमें मिलता है, एरण अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इतना हमने देखा, इतना जाना, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब देखते हैं कि गुप्त वंश से संबंधित प्रमुख सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं। ठीक है, कौन कौन से साक्ष्य जो है हमें मिले हैं। तो इसके सिक्के मिले हमें रायपुर के आरंग से। रायपुर के कहाँ से, आरंग से मिले हैं। दुर्ग के बानाबरत से मिले हैं, बानाबरत की पहाड़ी दुर्ग से मिला है। ठीक है, ऐसे जो है सिक्के मिले हैं। और किसके किसके सिक्के हैं, समुद्रगुप्त के सिक्के हैं, कुमारगुप्त के, रामगुप्त के और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सिक्के जो है यहाँ से मिले हैं। अब हम देखते हैं क्या इसकी जो है मंदिर शैली। ठीक है, हमने देखा था इसमें कौन सी मंदिर शैली चलती थी, नागर शैली चलती थी। कौन सी शैली, नागर शैली चलती थी। ठीक है, ये नागर शैली कैसी थी, ईंटों से बनती थी। ठीक है, जो हम देखते हैं छत्तीसगढ़ या फिर उसके आसपास में जितनी भी मंदिरें होती हैं वो कौन सी शैली में बनती हैं, नागर शैली में बनती है। ठीक है, ये कौन सी शैली है, नागर शैली है। ठीक है, मंदिर की कौन सी शैली, नागर शैली है, जो उत्तर भारत में चलती है। तो इस समय गुप्त वंश से संबंधित कौन सा था, तालागांव है। ठीक है, तालागांव जो कि बिलासपुर के आसपास में है ना, तालागांव। तालागांव में जो मंदिर है वो कौन से काल की है, गुप्त काल से। और एक है केवटिन मंदिर। केवटिन मंदिर कहाँ है, सारंगगढ़ में। कहाँ है, सारंग गढ़ में मंदिर है केवटिन मंदिर। ये दोनों जो मंदिर शैली है या फिर ये दोनों मंदिर का काल है वो कौन से काल का है, गुप्त काल का है। ठीक है, तो इतना हमने देखा गुप्त काल में क्या क्या देखा, कौन कौन से सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं, कौन कौन सी मंदिर है जो गुप्त काल से संबंधित है और कौन कौन से राजकुमार थे। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण है कौन, महेंद्र सेन और व्याघ्रराज जिसे समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। उसके बाद हरिशेन की चंपू लिपि या फिर चंपू शैली बोलेंगे, जो प्रयाग प्रशस्ति में जिसका उल्लेख है। ठीक है, इन सभी को हमने देखा। इसके बाद हम नेक्स्ट राजवंश पढ़ते हैं, कौन सा, नलवंश। ठीक है, इसमें भी महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन जो है हर बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नल वंश। नल वंश जो है छत्तीसगढ़ के कहाँ पे शासन करता था, छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में जो है, दक्षिण क्षेत्र मतलब बस्तर के भोपालपट्टनम बीजापुर के आसपास जो है शासन करता था, जहाँ पे गोदावरी नदी, इंद्रावती नदी बहती थी। ठीक है, उसी बीच में। अब इसमें क्या होता है, ये सबसे पहले इसका काल देख लेते हैं, ये कौन से काल में था। तो ये 4वीं से लेके 12वीं शताब्दी के आसपास जो है छत्तीसगढ़ या फिर बस्तर के आसपास इसने शासन किया था। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका संस्थापक कौन था। इसके संस्थापक थे सिसुक
शिशु, शिशु से बना है शिशुक, एक छोटा सा बच्चा था जिसे क्या कहेंगे, शिशुक। शिशुक इसके क्या थे, संस्थापक थे, क्या थे। शिशुक के बाद आते हैं कौन, व्याघ्रराज। कौन आते हैं, क्रम को याद रखिए, व्याघ्रराज। कौन आएगा, व्याघ्रराज। इसी व्याघ्रराज को क्या करता है, समुद्रगुप्त पराजित करता है। दक्षिण अभियान के दौरान क्या होता है, समुद्रगुप्त इसको क्या करता है, पराजित करता है, ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं, व्याघ्र या फिर वराहराज। कौन आता है, वराहराज, ये इंपॉर्टेंट है। वराहराज क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा शिशुक, शिशुक के बाद आया व्याघ्रराज, व्याघ्रराज के बाद आएगा वराहराज। वराहराज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, वास्तविक संस्थापक है। क्या है, वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वास्तविक संस्थापक जो है वो वराहराज है, ठीक है। ये वास्तविक संस्थापक है ऐसा माना जाता है क्योंकि इसके जो है 29 स्वर्ण सिक्के, कितने स्वर्ण सिक्के, इसके 29 ठो, 30 से एक कम 29 स्वर्ण सिक्के, इसके 29 स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिले हैं, कोंडा गांव के आसपास एडेंगा नामक स्थान से क्या मिले हैं, 29 स्वर्ण सिक्के जो हैं वराहराज के मिले हैं, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। अब इसके पुत्र होते हैं कौन, भौदत्त वर्मन। कौन होते हैं, भौदत्त वर्मन, ठीक है। भौदत्त वर्मन जो होते हैं ये क्या करते हैं, साम्राज्य का विस्तार करते हैं। देखो इसने स्थापना की, अब इसका विस्तार कौन कर रहा है, इसके पुत्र ने क्या की, इसकी साम्राज्य का विस्तार किया। क्या किया, साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। अब ये साम्राज्य विस्तार करेंगे मतलब क्या होगा, किसी न किसी राजा से लड़ेंगे, है ना। तो जब ये किसी न किसी राजा से लड़ेंगे मतलब ये किस राजा से लड़ते हैं, ये लड़ते हैं नरेंद्र सेन से। किससे, नरेंद्र सेन से। देखो क्या होता है, जब जो भौदत्त वर्मन होते हैं, कौन होते हैं, भौदत्त वर्मन, नल वंश के जो थे राजकुमार थे, इन्होंने क्या की, साम्राज्य का विस्तार किया। क्या किया, साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। तो जब साम्राज्य का विस्तार किया तो इन्होंने जो है वाकाटक नरेश, ठीक है, वाकाटक नरेश, वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन, ठीक है, नरेंद्र सेन को क्या किया, पराजित किया, ठीक है। नरेंद्र सेन को क्या किया, पराजित किया। किसे पराजित किया, नरेंद्र सेन को पराजित किया। और पराजित करने के बाद क्या किया, उसकी राजधानी को तहस नहस कर दिया, ठीक है, इसकी राजधानी को समाप्त कर दिया, ठीक है। राजधानी को इसकी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है। अब इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है कि ये सब हुआ, तो इसका जो है ताम्रपत्र है या फिर इसका अभिलेख है क्या, रिद्धिपुर अभिलेख। कौन सा, रिद्धिपुर अभिलेख। कौन सा अभिलेख, रिद्धिपुर अभिलेख, ठीक है। रिद्धिपुर अभिलेख में इसकी जानकारी जो है मिलती है, जो कि किसकी किसकी अभिलेख है, ये अभिलेख है किसकी, भौदत्त वर्मन की अभिलेख है। इसने महाराजा की उपाधि धारण की, किसकी, महाराजा की उपाधि जो है धारण की, किसकी उपाधि, महाराजा की उपाधि इसने धारण की, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, कौन सा, अर्थपति भटनागर। कौन आते हैं, अर्थपति भट्टाकर, ठीक है। तो इसकी जो ताम्रपत्र है या फिर अभिलेख है वो क्या है, केसरी बेड़ा। क्या है, केसरी बेड़ा। कौन सा अभिलेख, केसरी बेड़ा अभिलेख है, ठीक है। अब देखो इसने जो साम्राज्य विस्तार के नाम पे वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन को साम्राज्य को तहस नहस किया था, उसके बेटे होते हैं कौन, पृथ्वी सेन। कौन होते हैं, पृथ्वी सेन, ठीक है। तो इस पृथ्वी सेन ने क्या किया, बदला लेने के लिए अर्थपति भट्टाकर को क्या किया, पराजित किया और उसकी राजधानी को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। मतलब किसने समाप्त किया, अर्थपति भट्टाकर। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही कहा था कि सब राजवंशों के बीच क्या होता है, साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध होता है। इसने क्या किया, पृथ्वी सेन जो कि वाकाटक नरेश था, इसने बदला लेने के लिए क्या किया था, इसके साथ युद्ध किया था, ठीक है। और युद्ध के साथ ही इसकी जो राजधानी थी पुष्करी, उसको क्या कर दिया था, बिखेर दिया था, उसको पूरी तरीके से ध्वंस कर दिया था, ठीक है। अब इसके पुत्र होते हैं कौन, इसके पुत्र होते हैं स्कंद वर्मा। क्या होते हैं, स्कंद वर्मा। ये स्कंद वर्मा क्या करते हैं, जो पुष्करी था उसको समाप्त करके क्या कर देते हैं, कोरापुर में एक नया जो है राजधानी बनाते हैं, कोरापुर या कोरापुट बोलते हैं जिसको, कोरापुर को राजधानी बनाकर क्या करते हैं, अपने शासन का संचालन करते हैं, ठीक है। और इसकी जो क्या बोलना चाहिए, इसके जो
अभिलेख है या फिर ताम्रपत्र है जिसे पोड़ागढ़ अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आता है स्तंभ वर्मा। कौन आते हैं? स्तंभ वर्मा। उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रम को बस याद रखिए। फिर आते हैं नंदराज। नंदराज के बाद आता है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज का पुत्र होता है कौन सा? विरूपाक्ष। अब विरूपाक्ष मतलब इसका पौत्र कौन होता है? विलास तुंग। कौन होता है? विलास तुंग। हमको पढ़ना क्या है? विलास तुंग के बारे में पढ़ना है। फिर अंतिम राजा होता है नरेंद्र थबल। क्या होता है? नरेंद्र थबल। तो अंतिम राजा कौन थे पूछा जाए तो नरेंद्र थबल जो थे वो अंतिम शासक थे। और इसमें इंपॉर्टेंट कौन है? विलास तुंग। कौन है इंपॉर्टेंट? विलास तुंग जो है इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो विलास तुंग थे उन्होंने क्या किया था? राजिम के राजीव लोचन मंदिर की क्या की थी? स्थापना की थी। इनका शासन काल था 700 से लेके 740 ईस्वी के आसपास। इसने क्या किया था जो है छत्तीसगढ़ में या फिर बस्तर क्षेत्र में शासन किया था। तो इसने अपने शासन के दौरान जो है क्या किया था? राजिम में क्या किया था? राजिम क्योंकि छत्तीसगढ़ मतलब बस्तर के उत्तर में है, मतलब ऐसा माना जाता है कि इसका जो शासन क्षेत्र था वो कहाँ था? छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में भी इसका शासन था। इसने राजिम में क्या किया है? राजीव लोचन मंदिर की स्थापना की। राजीव लोचन मंदिर की स्थापना की। ठीक है, तो हम अभी जो देखते हैं हमारे श्रद्धा का या फिर ऐतिहासिक का या फिर धार्मिक रूप से महत्व स्थल है राजिम। राजिम में इसमें राजीव लोचन मंदिर की स्थापना की। ये कौन सी शैली पे है? तो ये इसकी शैली है पंचायत शैली। कौन सी शैली है? पंचायत शैली। ठीक है, पंचायत शैली में निर्मित है। और कौन से धर्म से संबंधित है? तो वैष्णव धर्म से। कौन से? वैष्णव धर्म से संबंधित है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आया। फिर इसका कलचुरी काल में क्या होता है? ये राजीव लोचन मंदिर का क्या किया जाता है? जीर्णोद्धार किया जाता है। क्या किया जाता है? कलचुरी शासकों द्वारा इसका जो है जीर्णोद्धार कराया जाता है राजीव लोचन मंदिर का। ठीक है, तो इतना हमने देखा। उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने पढ़ाया या फिर हमने जो पढ़ा है आपको समझ में आया है। एक बार हम इसका क्या कर लेते हैं, जो प्रमुख हमने क्या देखा है, अभिलेख देखा है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नल वंश से संबंधित सिक्के। ठीक है, नल वंश से संबंधित सिक्का, स्वर्ण, नल वंश से संबंधित स्वर्ण सिक्के। किसके किसके स्वर्ण सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं? ठीक है, तो इसके टोटल जो है कितने सिक्के मिले हैं? टोटल 32 सिक्के मिले हैं। कितने स्वर्ण सिक्के हैं? 32 स्वर्ण सिक्के मिले हैं। ठीक है, और ये कहाँ मिले हैं? कोंडा गांव के आसपास एक स्थल है। कोंडा गांव के आसपास एक स्थल है, उस स्थल का नाम क्या है? एडेंगा। एडेंगा नामक स्थान से मिला है सिक्के, जिसमें से 29 सिक्के किसके हैं? 29 सिक्के जो है हमने पढ़ा था वराह राज, जो कि क्या था? इसके वास्तविक संस्थापक थे वराह राज। ठीक है, वराह राज के द्वारा क्या किया था? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसके क्या मिलते हैं? टोटल 29 सिक्के जो है इसके जो है मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है एक मिलता है किसका? भवदत्त वर्मन का। भवदत्त वर्मन का मिलता है। और दो ठो मिलता है किसका? अर्थपति भट्टारक का। किसका मिलता है? अर्थपति भट्टारक का। ठीक है, अर्थपति भट्टारक का दो ठो मिलता है। इतना हमने देखा। फिर हम देखते हैं क्या? हम देखते हैं कि प्रमुख जो अभिलेख है या फिर जो ताम्रपत्र है वो कौन कौन से ताम्रपत्र कहाँ कहाँ से किसके किसके मिले हैं। ठीक है, तो एक है रिद्धिपुर। क्या है? रिद्धिपुर ताम्रपत्र। रिद्धिपुर, रिद्धिपुर ताम्रपत्र। ये किसका है? मैच करने के लिए पूछा जाता है। भवदत्त वर्मन का। किसका है? भवदत्त वर्मन का है। किसका है? भवदत्त वर्मन का है, रिद्धिपुर। फिर आता है केसरी बेड़ा। केसरी बेड़ा किसका है? ये है अर्थपति भट्टारक का। किसका है? अर्थपति भट्टारक का है। भट्टारक इसकी उपाधि थी ना, अर्थपति भट्टारक का है। उसके बाद आता है पोड़ागढ़। क्या आता है? पोड़ागढ़ अभिलेख। ठीक है, ताम्रपत्र। पोड़ागढ़ ताम्रपत्र किसका है? स्कंद वर्मन का। किसका है? स्कंद वर्मन को ही
नल वंश का क्या कहा जाता है, पुनः संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या की, जो इसने युद्ध किया था, तो इसने क्या किया था, कोरापुर में नई राजधानी बनाई थी। यहाँ पे कोरापुर में नई राजधानी बनाई थी, और नई राजधानी बनाकर क्या किया था, वहाँ पे क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, इसलिए इसे पुनः संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो इतना हमने देखा कि किसका किसका ताम्रपत्र कहाँ कहाँ से मिला है, कौन कौन से सिक्के मिले हैं, और कौन कौन सा प्रमुख जो स्थल है उसके बारे में हमने क्या किया, देखा। तो आज की क्लास के साथ ही हम जो है छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, और कल की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश को क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का जो क्लास है वो आप सभी को समझ में आया है। लाइक करें हमारे क्लास को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो है कमेंट भी करें आपको कैसा लग रहा है, कुछ गलती हुई हो या फिर कुछ कमी हो तो उसे हमें ज़रूर बताएं। और ज़्यादा जानकारी के लिए जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं उस नंबर पे कॉल करके आप हमारे चैनल पे या फिर हमारे क्लास से, हमारे संस्था से जुड़े प्रमुख जो भी विषय के संबंधित जानकारी वो आप ले सकते हैं। धन्यवाद।